गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 पार्ट 2। मतलब आज हम जो करने वाले हैं वो हिस्ट्री का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। पहले हमने बात करी थी किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में कि कैसे कैसे न्यू न्यू किंगडम्स बन रहे थे, न्यू न्यू किंग्स अमर्ज हो रहे थे। और अब उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि देखो, जो भी किंग्स आ रहे थे उनका मेन पर्पस क्या था? अपने आप को शक्तिशाली बनाना, पावरफुल बनाना। ठीक है, अपने राज्य को पावरफुल बनाना, पावरफुल दिखाना। तो ये सारी जो लड़ाई थी, ये सारे जो जितने भी राजा आ रहे थे या छोटे छोटे राजा जो धीरे धीरे इमर्ज हो रहे थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहे थे किसे? एक पावर को। एक आसपास के जो किंगडम्स थे उनको इफ़ेक्ट कर रहे थे, या ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि दैट दे आर वेरी पावरफुल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, वॉरफेयर फॉर द वेल्थ। ठीक है, वॉरफेयर फॉर वेल्थ का मतलब क्या हुआ कि जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो धन के लिए लड़ी जा रही थी, मनी के लिए। वेल्थ मतलब मनी। अब आपको भी पता है, देखो, अगर किसी को हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, रिच है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बैकग्राउंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। मतलब वेल्थ, पीछे से वेल्थ जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो पहले के टाइम में भी ऐसे ही हुआ करता था। हम सुनते हैं ना कि अटैक करते हैं, कोई देश किसी के ऊपर अटैक करता है, ये वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर हुई, या वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई। ठीक है, इससे पहले जो युद्ध हुए, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं पावर के लिए, पैसों के लिए युद्ध हुए हैं। ठीक है, ये जो लड़ाइयाँ हुई हैं ये पैसों के लिए, पावर के लिए हुई है। तो पहले के टाइम में भी ये हुआ करता था। जैसे यहाँ पर एक सिटी का नाम बताया हुआ है, कन्नौज। ये देख सकते हैं ना, एरिया द ऑफ द वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। गंगा वैली के पास एक सिटी थी जिसका नाम कन्नौज था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस थी। प्रॉस्परस इन द सेंस कि वहाँ पर एक तो पहले के टाइम में, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि कहीं पर भी बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन पहले के टाइम में जहाँ पर रिवर एरियाज हुआ करते थे, ठीक है, जहाँ से कोई रिवर होती थी या समुद्र हुआ करते थे, उस उसके आसपास के एरियाज काफ़ी प्रॉस्परस हुआ करते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लैंड फर्टाइल हुआ करती थी, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। तो यहाँ पर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज भी ऐसे ही कुछ था, और काफ़ी जो किंग्स थे वो कन्नौज के ऊपर अटैक करना चाहते थे। ठीक है, और कब्ज़ा करना चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर कन्नौज के ऊपर कब्ज़ा हमने कर लिया तो हम काफ़ी पावरफुल शो होंगे, कि हम, हमारी जो पावर है वो हमें पूरे वर्ल्ड को दिखाने को मिलेगी कि भाई हमने तो कन्नौज के ऊपर अटैक करा और हमने कन्नौज को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम का बेस था वो सिटी। ठीक है, वो जगह वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल सिस्टम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, और वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने बता दी क्योंकि फर्टाइल लैंड था और रिवर्स थी, तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी था। ठीक है, बिजनेस वगैरह अच्छे चलते थे। ठीक है, तो ये इन वजह से। अब यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर जैसे कि हम इस पैराग्राफ में देख रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज़ द सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। ही रूल्ड फ्रॉम 1997 to 1030, and extended control over the part of Central Asia, Iran, and the northwestern part of the subcontinent. He raided subcontinent almost every year. His target were wealthy temples, including that of the Somnath, गुजरात। अब देखो, यहाँ पर अब बात हुई है सुल्तान मोहम्मद गजनी की, जो कि बहुत बड़ा रूलर था। अब इसने लगभग सेंट्रल एशिया में कंट्रोल कर रखा था अपना, ईरान में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर इनके अच्छे कंट्रोल से। उसके बाद भी ये हर साल कहीं ना कहीं अटैक करता था, और अटैक करने के बाद वहाँ पर कब्जा कर लेता था और वहाँ के टेम्पल्स की वेल्थ ले लेता था। क्योंकि अब यहाँ टेम्पल्स की वेल्थ की बात ही हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पे सुना भी होगा कि टेम्पल्स पहले के टाइम में बहुत प्रॉस्परस हुआ करते थे। ठीक है, टेम्पल्स को देख के पता लग जाता था कि यार ये जो राजा है ना, ये बहुत, मतलब ये जो राजा की ये प्रजा है, या राजा भी है, किंगडम भी है, बहुत रिच है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे रिलीजियस वे में। ठीक है, मूर्ति होना सोने की, सोने के जेवरात होने, ज्वेलरीज होनी, कॉइन्स होने,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें मंदिर में काफ़ी पाए जाते थे, टेम्पल्स में काफ़ी पाए जाते थे, तो टेम्पल्स के ऊपर अटैक करते थे और वहाँ से उनकी वेल्थ लेते थे। ठीक है। अब मोहम्मद गजनी आए, मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर अटैक करा। ठीक है, कन्नौज के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, यहाँ की वेल्थ लेने की कोशिश करी। तो ऐसे कई सारे जो लोग हैं जो आए यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी क्योंकि ये सेंटर था इकोनॉमिक। ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरीड वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडर सिटी ऑफ एट गजनी। He interested finding out more about the people conquered and entrusted a scholar named Al-Burani, a writer account of the subcontinent. The Arabic work known as the Kitab al-Hind remain as the important source of historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. अब देखो ये important है, अल बुरानी। ठीक है, इसने क्या लिखी थी? किताब अल हंत। ये वन वर्ड में आ सकता है। ठीक है। तो ये भी राइटर्स हुआ करते थे पहले के टाइम में, और जो जितने भी राइटर्स हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ करता था उनका किसी ना किसी राजा से। ठीक है, किसी ना किसी डायनेस्टी से। तो वो उनके बारे में मतलब लिटरली अच्छा ही लिखते थे। ठीक है। तो उस टाइम पे भी जो लोग थे उनका जो मेन फोकस हुआ करता था वो यही हुआ करता था कि कहीं पर हमने अटैक करना। ठीक है, अटैक करके उसके बाद वहाँ की वेल्थ लेनी है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि देखो आज हम सब जो काम करते हैं, आज जितने भी हम ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं? हम वर्क करते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई जॉब करते हैं। तो ये सब जो हिस्सा है, मतलब हम जो ये काम कर रहे हैं, ये हम वेल्थ के लिए कर रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में जो किंग्स हुआ करते थे, अब उनको तो ऐसा तो है नहीं कि छोटी छोटी जॉब्स करेंगे या समथिंग। तो वो क्या करते थे? दूसरे राजाओं के किंगडम्स के ऊपर अटैक करते थे, और उन राजाओं के किंगडम से अटैक करने के बाद वहाँ से वो वेल्थ ले लिया करते थे। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, अ क्लोजर लुक द चोलास। अब यहाँ पे हम चोलास किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं, चोलास डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ये चोला डायनेस्टी है। ये मैं थोड़ा जूम कर दिया मैंने, ये देख सकते हो ना। ये नीचे जितनी है चोलास डायनेस्टी है। ठीक है, कांची, उराउर, थंजावुर, मदुरा। ठीक है, ये जो है आपकी चोला डायनेस्टी है और उसके नेबर्स हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी जो बात थी ना, क्योंकि देखो मैं आपको बताया ना कि किंग्स एमर्ज हो रहे थे। अब कोई छोटे छोटे किंगडम्स थे, कोई बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे इंडिया में उस वक्त टाइम पे। ठीक है। तो कई जैसे जो पावरफुल राजा हुआ, जैसे अशोका हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी हमें मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी हैं जो थे। तो ये जितने भी रूलर्स थे, ये इन्होंने दूसरे स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज़ में या आसपास के एरियाज़ में अटैक करके उनके रूलर को हरा के फिर अपनी एक पोजीशन बनाई, अपने आप को पावरफुल शो करा, और ये चला आया। आज के डेट में भी आप बात करते हो अगर, तो आप देखोगे ना कि पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा हमेशा बाउंड्रीज इश्यूज रहता है, लैंड का डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो ये आज भी चलते आ रहे हैं, आज भी ये सब चीज़ें जैसी की तैसी ही है। ठीक है, आज भी लोग जो है पावर के लिए लड़ रहे हैं। तो अब ये पढ़ लेते हैं एक बार, फ्रॉम ओराइव्यूर टू थंजावुर। अब ये प्लेसेस हैं ओरायूर टू थंजावुर। यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे हम एक पावर जो है ट्रांसफ़र हुए, क्या सिस्टम रहा, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहा, जो पावर का कंट्रोल रहा, वो किस तरीके रहा। हाउ डिड द चोलास राइज टू द पावर। अब ये चोलास डायनेस्टी की बात हो रही है कि इनके पास पावर आई कैसे। अ माइनर chiefly family known as the Mutiyar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Palwa kings of the Kanchipuram, Vijay, Vijayalaya, who belonged to the ancient chief family of the Cholas from the Udayor. Captured the delta from the Mutayur in the middle of the 19th century. He built the town of Thanjavur and a temple of goddess निशब्बुद्भशुद्दीनी दया। अब यहाँ पर हम चोलास डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, जो कि पहले एक बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी पावर्स बढ़ती गई,
तो उन्होंने आसपास के एरियाज़ को कैप्चर करना स्टार्ट करा और अपनी एक अलग से टाउन भी बिल्ड करा जिसका नाम था तंजौर। और उसके एक अलग से गॉडेस भी, भगवान भी हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, निशुम्भ भासुदिनी। The successor of the Vijayalaya conquered the neighboring regions and the kingdoms grow in the size and power। अब वही बात होगी ना कि मतलब एक किसी पर्सन के पास पावर आई है, वो क्या सोचता है कि हाँ, अब पड़ोसी देश में भी अटैक करके हम थोड़ा पावर बढ़ा लेते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में भी कभी कभार ये चीज़ें आती है कि यार हमारे पास 200 गज का प्लॉट है। हम क्या करते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, हाँ पड़ोसी के पास 100 गज का है, ठीक है, या इधर मेरे बगल में 100 गज का है, अगर हो सके ना तो बात करते हैं, अगर कोई बेचेगा तो हम ये ले लेंगे, ठीक है, हम इनसे बात करके खरीद लेंगे। माइंड में एक चीज़ चलती है कि हमारी जो लैंड है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये पहले के टाइम में भी वो करते थे, बस उनकी जो सोच थी वो किंगडम्स में डेवलप्ड हो जाती थी, वो किसी बहुत बड़े एरियाज में हो जाती, किंगडम्स में हो जाती थी। द पांड्यन एंड पालवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड वर मेड एज अ पार्ट ऑफ द किंगडम। मतलब ये जो आसपास की जो पालवा और पांड्यन थी टेरिटरीज, उनको भी उन्होंने कंट्रोल करा, नॉर्थ और साउथ में जो थी। Raja first, the considered the most powerful Chola rulers, became the king in 985 and expanded control over the most of the areas. He also recognized the administration of the empire. Raja's sons, Rajendra first, continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka countries, and Southeast Asia, developing navy for the expedi- uh, एक्सपेडिशंस। अब यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, पहले राजा राजा, फिर राजा के बाद उनका जो सन था राजेंद्र, ठीक है, उसने भी धीरे धीरे अपनी जो बाउंड्रीज थी, उनको टेरिटरीज थी, उनको इंक्रीज करने की कोशिश करी, दूसरे राज्यों के ऊपर अटैक करा और वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करी। कभी कभार जैसे श्रीलंका की बात कर रही है साउथ ईस्ट में, ठीक है, यहाँ से इन्होंने शिप्स में जाकर, बोट्स में जाकर कोशिश करी कि वहाँ कंट्रोल कर सके। तो कहने का मतलब वही है कि जितनी ज़्यादा इनके पास एरियाज होगा उतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। मान लो साउथ का इनके पास कंट्रोल हो गया तो ये साउथ के किंग हो गए। अब ऐसा नहीं है कि साउथ में किंग हो गए तो ये बहुत बड़े पावरफुल हो गए, नहीं, कोई नॉर्थ वाला भी इनके ऊपर अटैक कर सकता है, कोई वेस्ट वाला भी अटैक कर सकता है, ठीक है। मान लो कि कोई इंडिया का ना अटैक करके कोई बाहर का अटैक कर दे। जैसे मुस्लिम्स जितने भी थे, जितने भी मुस्लिम्स रूलर्स थे, वो बाहर के ही थे, वो इंडिया के तो थे ही नहीं। नेक्स्ट है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज क्लब स्कल्पचर्स। अब ये बहुत ही मतलब सिंपल है थोड़ा सा थोड़ा सा बस नाम कंफ्यूजन करता है, तो थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, इस वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी। अब ये चीज़ आपने हर एक किसी राज्य या किसी स्टेट या किसी कंट्री में देखो, या किसी स्मॉल सिटी में देखोगे, तो आप वहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं टेम्पल्स बने होते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, ठीक है, चर्चेज हैं, गुरुद्वारे हैं। तो ये चीज़ें पहले के टाइम में भी बहुत हुआ करती थी। रिलीजन, लोग ना रिलीजियस काफ़ी हुआ करते थे, तो उस रिलीजियस का कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखता था। तो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, बहुत इन्वेस्ट करते थे, बहुत इन्वेस्टमेंट करते थे स्कल्पचर्स के ऊपर, ठीक है, और बार बार से पत्थर आते थे, मंदिर बनते थे। आप पुराने पुराने मंदिर देखोगे, आज के टाइम पे भी आप पुराने मंदिर देखोगे तो उसमें आप देखोगे कितनी अच्छी स्कल्पचिंग्स करी हुई है, मतलब नक्काशी बहुत अच्छी करी हुई है, आर्ट बहुत अच्छा बनाया हुआ है उसमें। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये पहले के टाइम से चली आ रही हैं, ठीक है, और लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे। मेन रीज़न क्या होता था, इससे ये पता लगता था कि भाई ये किंग है ना, बहुत पावरफुल है, इसके बाद बहुत पैसा है, ये किंगडम बहुत रिच है, ठीक है। और एक और चीज़ हुआ करती थी, आप ये देखोगे करेंसी से भी बहुत कुछ पता लगता था। जैसे कि इसमें बता रहे हैं ना कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हुआ करते थे, तो ये भी बहुत बड़ी बात हुआ कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें भी थी, और ट्रांजैक्शंस के लिए जैसे कि हम मनी है ना, हमारे पास रुपया है, ठीक है, हम रुपये से एक्सचेंज करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में गोल्ड सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। तो मान लो गोल्ड से कोई एक्सचेंज कर रहा है तो उसका मतलब वो रिच है, लेकिन अगर कोई सिल्वर से कर रहा है तो थोड़ा सा उससे कम होगा। फिर कोई मान लो कि ब्रॉन्ज से कर रहा है, कोई आयरन से कर रहा है, ठीक है, कोई स्टील का कॉइन्स बना रखे हैं।
तो इनसे भी बहुत कुछ पता लगते थे। लेकिन जो इनका मेन पर्पस हुआ करता था वो सिर्फ एक ही हुआ करता था कि भाई किसी तरह हमने ये दिखाना है कि हम कितने पावरफुल हैं, या हमारे यहाँ कितने अच्छा रिच किंगडम है हमारा यहाँ। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड हुआ करती थी, या ज़्यादा लैंड्स वो ग्रांट्स में दिए जाते थे रिलीजियस प्लेसेस में। जैसे ये मंदिर आप देख सकते हो, द टेम्पल ऑफ द गंगोई कोंडा चोलापुरम। नोटिस इन वे द रूफ टॉपर इज ऑलवेज लुक एट द एलेबोरेट स्टोन स्कल्पचर्स यूज एज अ डेकोरेट आउटर वॉल्स। अब ये देखोगे, आप इसको ध्यान से देखोगे ना मंदिर को, तो ये जो टेम्पल है ना, ये बहुत ही पुराना टेम्पल है। साथ ही साथ इसके ऊपर जो नक्काशी है, जो स्कल्पचर्स है, जो आर्ट बनाए हुए हैं, वो तो डिफरेंट ही है। मतलब वो तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, जी को आज के टाइम पे भी बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये सब चीज़ें पॉसिबल करी, जबकि ना ही कोई इंजीनियरिंग की प्रॉपर तरीके से कोई गाइडलाइंस थी, ना ही मशीन्स थी। तो बहुत बड़ी बात है, टेक्नोलॉजीज नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा बनाया था। ठीक है। ये देखिए, ये ब्राउन्स का स्कल्पचर है। ठीक है। ये ब्राउन्स का स्कल्पचर है। ये जो लेडी है, ये मतलब टैलेंट या आर्ट उस टाइम पे भी लोगों के अंदर बहुत था। भले ही हमारे पास टेक्नोलॉजीज उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन उस टाइम की आज भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है। लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी मतलब आर्ट्स की चीज़ें बना रखी थी, म्यूजिशियंस की चीज़ें बना रखी थी, डांसर्स थे। मतलब आर्ट का काफ़ी अच्छा था। और ये सब चीज़ें शो करती थी कि भाई यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है किंगडम में, तो ये बहुत प्रॉस्परस भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं इरिगेशन। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। देखो, एग्रीकल्चर और इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे ना लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। या तो एग्रीकल्चर करते थे या तो ट्रेड करते थे। उनके पास कोई जॉब्स वगैरह का ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था कि बहुत ज़्यादा जॉब्स है। जैसे हमारे यहाँ टर्जरी सेक्टर आज ग्रोइंग सेक्टर है, बट पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर था। ठीक है। एग्रीकल्चर में ही लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ करते थे। तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करते थे आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। और जितना अच्छा, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जितना ज़्यादा बढ़िया ये सिस्टम रहेगा, उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उस जगह पे दिखेगा। ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सॉइल अगर फर्टाइल नहीं है तो दिक्कत आती थी। जैसे यहाँ पे बताया ना, नोटिस दैट रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इन सर्वल channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels were overflow frequently, depositing the fertile soil in the banks. अब ये जो रिवर कावेरी है, इसके आसपास की जो भी सोसाइटी है, या इसके आसपास के जितने भी लोग हैं जो रिवर के पास रहते हैं, मैंने बताया ना तो पहले कि रिवर के पास ही रहते हैं लोग। तो इससे क्या होता है कि फर्टाइल लैंड हो जाती है, एक लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो सीधी बात है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होंगी, और जो लोग हैं वो प्रॉस्परस होंगे, उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है। कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करे जाते थे, डैम्स एक बनाए जाते थे, टेम्परेरी डैम्स किसी तरह की, जो अगर फ्लड्स वगैरह आए तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो एक तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम पहले से ही प्रिपेयर करा हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक अंपायर, ठीक है, या एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक स्कूल। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में भी कैसे वर्कआउट हमने करना है या काम कैसे होगा स्कूल के अंदर, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करता है कि बताता है कि भाई हाँ, ये चीज़ें ऐसे फॉलो अप होनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने। वो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है। फीस कैसे कलेक्ट करनी है, फीस को कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ खर्चे हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो पहले के टाइम पे एम्पायर में भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी। एक किंग्स और जितने भी किंगडम्स हुआ करते थे, वहाँ पर भी वो ये चीज़ देख के चलते थे कि भाई कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्योंकि देखो, मेन रेवेन्यू जनरेट कहाँ से हुआ करता था? मेन रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था एग्रीकल्चर से। ठीक है। मतलब जो या तो ट्रेडर्स हैं या तो एग्रीकल्चर से। तो अब ये ट्रेडर्स जो एग्रीकल्चर थे, इन्हीं से थोड़ा सा, हाँ, जो भी टैक्स होता था उसकी वजह से जो राज्य है वो चलता था। ठीक है। तो अगर जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अच्छी हैं तो सीधी सी बात है टैक्स भी अच्छा आएगा। टैक्स अच्छा आएगा तो सीधी सी बात है कि प्रॉस्परस होगा। ठीक है। जो किंगडम होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस होगा। लैंड ओनर्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो अच्छा खासा टैक्स दिया करते थे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे व्यापार करते थे वो बहुत ज़्यादा करते थे,
टैक्स दिया करते थे। ब्राह्मण्स हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, उनसे भी टैक्स आता था। दूसरी चीज़, वो एक बहुत बड़ा पार्ट थे एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या चीज़ें करनी है उनकी सलाह से हुआ करते थे। ठीक है, सभाएं बैठाया जाती थी। ठीक है, उन सभा में डिस्कशन भी होते थे कि क्या चीज़ करना ठीक है, क्या चीज़ करना गलत है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, उस टाइम के, जिसकी वजह से जो एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो वर्कआउट करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब वो बड़ी कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, बाकी जब आप रेट आउट करोगे तो आपको समझ आ ही जाएंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बस ये चीज़ याद रखनी है कि कॉमन जो चीज़ें होती हैं, जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो किस किस तरीके से हेडलाइंस है, टॉपिक्स है, वो किस चीज़ के ऊपर शो कर रहे हैं, या उनका मतलब क्या निकल रहा है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें देख लोगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी इस चीज़ को समझने में। जो बेसिक है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। अभी के लिए आप ये चैप्टर रीडिंग करिए, मैंने पीडीएफ सेंड कर रखी है। थैंक यू।